हेलो ट्रेनीज, मैं नीतीश कुमार सिंह, प्रवक्ता, रचना शिक्षक एवं प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर, डीएड SEHI सेमेस्टर सेकेंड, थियरी पेपर नंबर 8, जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग है। और इस पेपर के अंतर्गत आज हम लोग यूनिट 2.3 का अध्ययन करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स सुप्रा सेगमेंटल्स है। तो आज हम लोग सुप्रा सेगमेंटल स्पीच साउंड के बारे में जानेंगे कि सुप्रा सेगमेंटल साउंड क्या होता है। सुप्रा सेगमेंटल को हिंदी में अधिखंडात्मक भी कहते हैं। सुप्रा सेगमेंटल तो स्वनिमों का भाषा व्यवहार में प्रयोग करते समय, तो जब भी हम स्वनिमों या ध्वनियों का भाषा व्यवहार में प्रयोग करते समय उनके साथ कुछ ऐसे भाषिक तत्व भी आ जाते हैं जो स्वन या ध्वनि नहीं होते, किंतु शब्द या वाक्य पर उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और ऐसे ही अभिभाषिक लक्षण को अधिखंडात्मक अभिलक्षण या स्वनगुणिक अभिलक्षण के नाम से हम जानते हैं, जिसको कि सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स कहा जाता है। और भाषा व्यवहार में ये अभिलक्षण शब्दों और वाक्यों के साथ जुड़कर आते हैं। तो जब भी हम भाषा व्यवहार हमारा, जब भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं या किसी विषय वस्तु को हम भाषा के माध्यम से लिखते हैं, तो वहाँ पे सुप्रा सेगमेंटल्स जो फीचर्स हैं उसको ध्यान में रख करके हम लोग जो है वाक ध्वनियों का उत्पादन करते हैं या उसका वर्णन करते हैं, जिससे जो है वाक्य का जो अर्थ है, जो सही अर्थ होता है, वही अर्थ दूसरे को समझ में आता है। तो शब्दों और वाक्यों के साथ जुड़कर आते हैं और अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो जो भी एक्सप्रेशन है उसको प्रभावित करते हैं, अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं या अभिव्यक्ति के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार कुछ प्रमुख अधिखंडात्मक अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। तो अधिखंडात्मक जो अभिलक्षण है, तो जो लक्षण है उस लक्षण के आधार पर यदि हम वाक ध्वनियों का जो है अभिव्यक्ति हमारा कई माध्यमों से होता है। हमारा मौखिक अभिव्यक्ति भी होती है और लिखित अभिव्यक्ति भी होती है। तो इन सब में जो है अधिखंडात्मक अभिलक्षण का ध्यान देना होता है, और तभी भाषा में जो है भाषा विज्ञान में सार्थकता आ सकती है। तो ट्रेनीज, हम लोग सबसे पहला जो अधिखंडात्मक अभिलक्षण है उसको देखते हैं, जिसको कि हम लेंथ या मात्रा के नाम से जानते हैं। तो इसके पहले पिछले लेक्चर्स में हम लोग मात्रा के बारे में देखे थे कि मात्रा क्या होती है। तो जब किसी ध्वनि को उत्पादन करने में जितना समय लगता है या तो अधिक समय लगता है, तो उसे ही मात्रा कहते हैं। तो किसी स्वन के उच्चारण में लगने वाली समयावधि को मात्रा कहते हैं। और कुछ स्वनों के उच्चारण में कम समय लगता है और कुछ स्वनों के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। तो मात्रा के आधार पर जो ध्वनियाँ हैं उसको हम ह्रस्व या किसी स्वन में उच्चारण में लगने वाले समय की कम मात्रा है, जैसे अ, ई, उ। तो ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर में आते हैं। और दूसरा जो हम देख रहे हैं बी,
दीर्घ स्वर, यह किसी स्वर में उच्चारण में लगने वाले समय की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा है। जैसे अ का उच्चारण करने में कम समय लगता है, लेकिन आ का उच्चारण करने में हमें ज़्यादा समय लगता है। आ, ई, उ, ये जो है हमारे मात्रा के आधार पर जो है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और तीसरा प्लुत, तो यह किसी स्वर में उच्चारण में या किसी स्वर में उच्चारण में लगने वाले समय की बहुत अधिक मात्रा या लघु या ह्रस्व स्वर का जो 3 गुना समय लगता है, उसी को हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। उसी को हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम जो है सबसे सटीक जो है प्लुत स्वर का उदाहरण है। और सुप्रासेगमेंटल का दूसरा फीचर्स या अभिलक्षण है बलाघात, जिसको कि स्ट्रेस के नाम से हम जानते हैं। तो स्ट्रेस हम लोग जब नॉन सेगमेंटल स्पीच साउंड का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें भी स्ट्रेस का अध्ययन किए थे। तो जब भाषा व्यवहार में किसी अक्षर पर कम या अधिक बल देने की अवस्था ही बलाघात कहलाती है। और जब हम बलाघात करते हैं, तो बलाघात स्ट्रेस के आधार पर या जो है इसके 2 विभेदन भी होते हैं, जिससे कि शब्द और अर्थमूलक परिवर्तन होता है। तो सामान्यतः बलाघात किसी स्वर विशेष पर न होकर अक्षर पर ही होता है। तो सामान्यतः जो बलाघात होता है वो किसी ध्वनि विशेष पर न होकर अक्षर पर होता है। और जिस अक्षर पर अधिक बलाघात होता है उसका स्वर उच्च होता है। और बलाघात के कम या अधिक होने के कारण शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के प्रेजेंट शब्द को देखा जा सकता है, जिसके पहले अक्षर पर बलाघात होने पर, तो जिसके पहले अक्षर पर हम बलाघात कर रहे हैं, प्रेजेंट, तो इसका अर्थ उपहार। और दूसरे अक्षर पर बलाघात होने पर, यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे अक्षर पे प्रीजेंट, इसका अर्थ प्रस्तुत करना होता है। तो किस प्रकार से स्ट्रेस वाग्ध्वनियों में होने से जो है शब्द का अर्थ जो है वो परिवर्तित होता है। तो वाक्य स्तर पर भी उच्चारण में किसी शब्द विशेष पर जब बल दिया जाता है, जैसे मोहन घर जाओ, तो यहाँ पे मोहन घर जाओ, तो यहाँ पे घर शब्द पे ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया जा रहा है कि मोहन घर जाओ। घर के अतिरिक्त, इसका मतलब घर के अतिरिक्त कहीं और नहीं जाना है। तो टेनिस जैसे मोहन घर जाओ वाक्य में यदि घर शब्द पर बल दिया गया है, तो इसका अर्थ हुआ कि घर ही जाओ, कहीं और नहीं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मेरा काम करो, मेरा काम करो, मेरा काम करो। तो यहाँ पे जो मेरा काम है उसी को करो, दूसरे कार्य को मत करो। तो इस तरीके से स्ट्रेस दे करके, किसी शब्द या पे स्ट्रेस दे करके उस वाक्य का अर्थ जो है परिवर्तित होता है। तो ये जो है सुप्रासेगमेंटल का एक फीचर्स है। स्टूडेंट्स, ट्रेनीज, सुप्रासेगमेंटल का तीसरा फीचर्स जो है वो सुर और अनुतान, जिसको कि टोन और इंटोनेशन के नाम से जानते हैं। तो ट्रेनीज आइए देखते हैं कि सुर और अनुतान
का भाषा विज्ञान में क्या महत्व है? तो सुर और अनुतान का संबंध स्वर तंत्रियों के कंपन में अंतर से है, और स्वर तंत्रियों में कंपन होने को तान कहते हैं। जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो इसी को हम तान कहते हैं, जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। तो तान एक प्रकार से जो पिच है, जो तारत्व है, तो वो किसी का कम किसी का ज़्यादा, और इसी को हम जब शब्दों में या वाक्यों में उच्चारण करते हैं तो इसी को हम तान या सुर के नाम से जानते हैं। और कंपन की अधिकता और कमी अथवा सामान्य स्थिति के आधार पर इनके उच्च, निम्न और सम 3 भेद किए जा सकते हैं। और कंपन में यह अंतर जब शब्द स्तर पर होता है तो इसे सुर, और जब वाक्य स्तर पर होता है तो इसे अनुतान। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ट्रेनिज, कि जब कंपन के स्तर पर उच्च कंपन या निम्न कंपन या सम, मतलब एक रिदम में बोल रहे हैं, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, तो कंपन में यह अंतर जब शब्द स्तर पर होता है तो इसे सुर कहते हैं, और जब वाक्य के स्तर पर होता है तो इसे अनुतान कहते हैं। या शब्द या वाक्य में सुरों के अवरोह, आरोह और अवरोह का जो क्रम ही अनुतान होता है। तो जब हम वाक्य को बोलते हैं तो किसी वाक्य को हम आरोही क्रम में बोलते हैं और किसी वाक्य को हम अवरोही क्रम में बोलते हैं। और जब हम ऐसा उच्चारण या अभिव्यक्ति करते हैं तो उसी को इंटोनेशन कहते हैं। और इंटोनेशन का प्रयोग करने से जो है व्यक्ति के भावों में भी हमें स्पष्ट अंतर या मनोस्थिति का पता चलता है। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं इधर आओ, तो यहाँ पे इधर आओ एक आदेश देने की स्थिति में है, और वहीं पे अगर हम कहेंगे कि आओ इधर या इधर आओ, तो इससे पता चलेगा कि व्यक्ति किस मनोस्थिति में है। तो एक सफल भाषण वक्ता होने के लिए आरोह और अवरोह, जिसको कि इंटोनेशन के नाम से जानते हैं, का प्रयोग हमें करना आना चाहिए, जिससे हमारी वाक वाणी या वाक ध्वनि जो है वो प्रभावशाली बन सके। तो ट्रेनिज आगे देखते हैं। एक ही तो उच्चारण में किसी शब्द विशेष पर बल दिया जा उच्चारण में किसी शब्द पर यदि हम बल देते हैं या उसका कंपन ज़्यादा या कम होता है तो उसको जो है सुर, और जब वाक्य स्तर पर होता है तो इसी को हम अनुतान कहते हैं। और एक ही शब्द को विभिन्न अनुतानों में उच्चारित करने से उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों की बोलने की शैली इस तरीके से होती है, उनका जो है कोई इंटेंशन ये नहीं होता है कि आपको चोट पहुंचाएं, लेकिन उनका बोलने का तरीका ही ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि वो उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। और कोई जो व्यक्ति होते हैं उनके बोलने का तरीका ही इतना अच्छा होता है कि आप न चाहते हुए कार्य को करने लगते हैं। तो ये जो है इंटोनेशन के कारण ही होता है। तो शब्द या वाक्य का उच्चारण करते समय सुर या अनुतान में अंतर होने से अर्थ बदल जाता है। इसके आधार पर वक्ता की मनोस्थिति का भी अनुमान किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे शट द डोर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉलिंग
टोन है। फॉलिंग टोन का मतलब यहाँ पे सट, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश में इसको फॉलिंग को जब दिखाते हैं हम फॉलिंग टोन को, तो इसको सिंबल ऐसे लगाते हैं। तो शट द डोर, शट द डोर मतलब यहाँ पे हम लोग फॉलिंग पे आ रहे हैं, तो हमारा टोन जो है उच्च से निम्न पे आ रहा है। वहीं पे हम लोग राइजिंग टोन में देखते हैं शट शट द डोर, तो यहाँ पे जो है राइजिंग टोन है। तो राइजिंग टोन का ये सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है राइजिंग टोन जो है एक प्रश्न जब हम किसी से करते हैं तो भी राइजिंग टोन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसी को जो है जब हम वाक्यों को कोई पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ को जब हम इंटोनेशन में परिवर्तित करते हैं तो फॉलिंग और राइजिंग आरोह और अवरोह के क्रम को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो जैसे कल हम वहाँ जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल में देखते हैं कल हम वहाँ जा रहे हैं। इस वाक्य को किसी एक शब्द पर भिन्न तानों का प्रयोग भिन्न अर्थों को देते हुए कहा जा सकता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, कल हम वहाँ जा रहे हैं, तो इसमें जो टोन है या जो कंपन है उसको उच्च करके कम करके उसको हम विभिन्न अर्थ देते हैं। कल हम वहाँ जा रहे हैं, तो हिंदी में जा रहे हैं ये स्टेटमेंट है, सामान्य कथन है। वहीं पे प्रश्न है, यहाँ पे है कल हम वहाँ जा रहे हैं, कल हम वहाँ जा रहे हैं, कल हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये जो है एक प्रश्न है, तो इसका सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। अब वहीं पे निहितार्थ, जब किसी में कोई अर्थ निहित होता है, जब कोई बच्चा पूछता है कि उसको कन्फ्यूज़न होता है कि पता निकल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो जब वो इस वाक्य को प्रयोग करता है तो यहाँ पे जो सिंबल लगा हुआ है उससे समझ में आ जाता है कि बच्चा क्या पूछ रहा है। कल हम वहाँ जा रहे हैं, तो इसमें जो निहित अर्थ है उसको दिखाया जा रहा है इस वाक्य के माध्यम से। तो इस वाक्य में भिन्न शब्दों को एक तान में कहकर भिन्न अर्थ किए जा सकते हैं। तो ट्रेनिज आगे देखते हैं। ट्रेनिज जैसे यहाँ पे हम और विस्तार कर रहे हैं, कल हम वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम वहाँ शब्द पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। कल हम वहाँ जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि वहीं जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है, कहीं और नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे कल शब्द पे ज़्यादा जोर राइजिंग है, तो हम वहाँ जा रहे हैं, कल हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे अर्थ है किसी और दिन नहीं बल्कि कल ही हम वहाँ पे जाएंगे या जा रहे हैं। यहाँ पे तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कल हम वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे अर्थ निहित है कि हम जा रहे हैं ना, कि उसमें कोई और भी लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अर्थ निहित है, तो कल हम वहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है वाक्यों को हम जो है टोन और इंटोनेशन के माध्यम से उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और यहाँ पे एक नज़र देखते हैं कि अवरोही तान क्या होता है और आरोही और अवरोही जो कि वाक्यों को उच्चारण करते समय फॉलिंग और राइजिंग टोन में बोलते हैं। तो अवरोही क्या है, कथनों के लिए जैसे हमारा ऑफिस कहाँ है या हमारा ऑफिस वहाँ है। आदेश देने के लिए जैसे अभी ऑफिस जा आओ, तो यहाँ पे हम आदेश दे रहे हैं अभी ऑफिस आओ। तो यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से जो है राइजिंग कर रहे हैं आओ शब्द पे। प्रश्न पूछने के लिए जैसे आपकी ऑफिस कहाँ है, आपकी ऑफिस कहाँ है, तो यहाँ पे जो है कहाँ शब्द पर, प्रश्न वाले शब्द पर ज़्यादा राइजिंग कर रहे हैं, तो इसको जो है
अवरोही टोन को मतलब कि स्टार्टिंग शुरू के वाक्य के शुरू में हम तेज़ बोलते हैं, पिच हाई होती है, और जो है जब ख़त्म होती है जैसे कहाँ है, तो ये हमारी जो है वहाँ पे आकर के जो पिच है वो या जो टोन है वो कम हो जाती है। और उसी के विपरीत आरोही तान या राइजिंग टोन है। तो इसमें जो है हाँ या नहीं प्रश्न पूछने के लिए, जैसे आप कल ऑफिस आ रहे हैं, आप कल ऑफिस आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइजिंग है, मतलब कि यहाँ पे आप निम्न स्वर से, निम्न पिच से स्टार्ट करते हैं और हाई पिच पर चले जाते हैं। या दूसरे में देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कथन को जारी रखने के लिए, जैसे कल जब मैं आपके यहाँ आ रहा था, तो यहाँ पे एक कथन जारी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है आरोही है, तो यहाँ पे हम निम्न से उच्च स्वर की तरफ या पिच की तरफ बढ़ते हैं। और टेनिस हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स है वो है संहिता, संगम या जंक्चर। संहिता या संगम, जब हम दो वाक्यों को या दो वाक्यांश में हम जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, तो बीच में कामा और भी अदर सिंबल का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो शब्द का जो वाक्य का अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है। तो शब्द अथवा वाक्य के उच्चारण में दो अक्षरों के बीच, शब्द या वाक्य के उच्चारण में दो अक्षरों के बीच सीमा को व्यक्त करने वाली इकाई जो है वो संहिता कहलाती है। तो दो अक्षरों के बीच की जो सीमा को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप और कामा और सेमी कामा इत्यादि जो है चिन्हों का प्रयोग करके करते हैं। तो इसी को हम जो है संगम या संहिता या जंक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी को देखते हैं कि वाली इकाई संहिता है। यदि यह सीमा अस्पष्ट न हो तो अर्थबोध जो है प्रभावित होता है, और यदि यह सीमा जो है अस्पष्ट नहीं होती है संहिता के माध्यम से, तो अर्थबोध प्रभावित होता है, और कई बार तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यह दवाई पी ली है। अब यहाँ पे पी और ली के बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब कोई चिन्हों का प्रयोग, हिंदी चिन्हों का प्रयोग, कामा या सेमी कामा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यह दवाई पी ली है, पी ली है। अब वहीं पे इसका यह दवाई पी ली है, यह दवाई या हमने यह दवाई पी ली है, और वहीं पे अगर कोई सिंबल नहीं है बीच में, दो शब्दों के बीच में यहाँ देख रहे हैं, या गैप नहीं है, या हम अपने जीवा को विराम नहीं देते हैं, यह दवाई पीली है, तो यहाँ पे रंग से है अर्थ हो जाता है कि यह दवाई पीली है। ख दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लड्डू बंद रखा गया। तो यहाँ पे सही है, लड्डू बंद रखा गया। और वहीं पे जब हम बंद और रखा के बीच में कोई भी विराम नहीं लगाते हैं, तो ये वाक्य का या शब्द का अनर्थ हो जाता है, जैसे लड्डू बंदर खा गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ा ही प्रचलित है, उसे रोको मत, कामा है, जाने दो। उसे रोको मत जाने दो, तो कहा जा रहा है कि उसे रोको मत जाने दो, और वहीं पे कामा अगर हम पहले लगा दे रहे हैं, तो उसे रोको मत जाने दो, तो मतलब जाना है जिसको उसको मत जाने दो, अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। तो इनमें अक्षर के सीमांकन और विराम के कारण अर्थ पूर्णतः परिवर्तित हो जा रहा है,
और लेखन में यह अंतर समझ में आता है, क्योंकि दो शब्दों के बीच खाली स्थान होता है, परंतु उच्चारण में हम लगातार बोलते हैं। इसलिए श्रोता का मस्तिष्क संभावित विरामों के आधार पर शब्दों को अलगाता या अलग करता है। तो ट्रेनीज, ये चार जो है सुप्रा सेगमेंटल के फीचर्स हैं, जिससे कि भाषा विज्ञान को या भाषा विज्ञान को इन सब का प्रयोग करके सार्थक बनाया जाता है। एक समरी देखते हैं। इस प्रकार से भाषा विज्ञान में अधिक खंडात्मक वाक् ध्वनियों की महत्ता तथा अभिलक्षण के माध्यम से मनुष्य अर्थपूर्ण वाक् ध्वनियों का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। अधिक खंडात्मक वाक् ध्वनियों के द्वारा शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी वाक्य का उच्चारण करने में अर्थ और भावों की भिन्नता के अनुसार जीवा को कुछ ठहराव के साथ कहीं कहीं विश्राम भी करना पड़ता है। और भाषा विज्ञान को सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स जो है वो सार्थकता प्रदान करते हैं। तो ट्रेनिज, आज जो है यूनिट 2 पूर्णतः समाप्त हुआ और यूनिट 2 में 2.3 में सुप्रा सेगमेंटल का अध्ययन करने के पश्चात कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद, हल करने के बाद टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा, ताकि फीडबैक हमको मिल सके। तो ट्रेनिज, प्रश्न नोट करिए। अधिक खंडात्मक वाक् ध्वनियाँ या अति खंडात्मक वाक् ध्वनियों की परिभाषा तथा अभिलक्षण को समझाइए। प्रश्न नंबर 2, अनुतान किस प्रकार से वाक्य के अर्थ को परिवर्तित करता है, संक्षिप्त में लिखिए। तो इन दोनों प्रश्न का उत्तर लिख करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। और ट्रेनिज, आपका यूनिट 2 जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड है, आज समाप्त हो गया पूरी तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में यूनिट 3 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।